हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 25 जनवरी 2023 को हुआ था। सीटेट में 150 क्वेश्चन आता है। यह 5 भागों में डिवाइड है। भाग नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाग नंबर 2 गणित, भाग नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन, भाग नंबर 4 है हिंदी, भाग नंबर 5 है ऑप्शनल है ये, या तो अंग्रेजी ले सकते हैं या तो संस्कृत ले सकते हैं। हम भाग नंबर 1 सॉल्व करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। विकल्प है, विकल्प नंबर 1 भागना, विकल्प नंबर 2 पकड़ना, विकल्प नंबर 3 है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, विकल्प नंबर 4 है निचोड़ना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 भागना। इसकी हम व्याख्या करते हैं। भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल ऐसी गतिविधि है जिसे एक बच्चा अपने हाथों, पैरों, टांगों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? विकल्प नंबर 1 शीर्षगामी सिद्धांत, विकल्प नंबर 2 अधोगामी सिद्धांत, विकल्प नंबर 3 है पारस्परिकता या संपर्क का सिद्धांत, विकल्प नंबर 4 है बहिष्कार का सिद्धांत। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 अधोगामी सिद्धांत। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। प्रॉक्सिमा डिस्टल वह पैटर्न है जहां विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और चरम सीमा की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? विकल्प नंबर 1 आसपास, आस पड़ोस और मुद्रक संचार, विकल्प नंबर 2 है विद्यालय और कानून, विकल्प नंबर 3 है सामाजिक नीति और धर्म, विकल्प नंबर 4 है परिवार और आसपास आस पड़ोस। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 परिवार और आस पड़ोस। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए परिवार और आस पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। समाजीकरण इस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करना सीखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? विकल्प नंबर 1 संवेदी गामक, विकल्प नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक, विकल्प नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक, विकल्प नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे औपचारिक चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। इन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया और इसे विभिन्न विकास अवस्थाओं में वर्गीकृत किया। ये अवस्थाएं निम्न हैं। संवेदी नंबर 1 है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से लेकर 11 वर्ष तक। नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? विकल्प नंबर 1 है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, विकल्प नंबर 2 है जीववादी सोच, विकल्प नंबर 3 है लाक्षणिक प्रकार, विकल्प नंबर 4 है काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 विकेंद्रीकरण में कठिनाई। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। प्रश्नगत उदाहरण
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष में अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने एवं वस्तु स्थायित्व आदि गुणों का विकास तो होता है, किंतु उन्हें अभी भी विकेंद्रीकरण में कठिनाई होती है, जिसका पर्याप्त विकास अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अन्नू का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? विकल्प नंबर 1 आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। विकल्प नंबर 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। विकल्प नंबर 3 अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। विकल्प नंबर 4 है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं, जिनमें यह उदाहरण अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के चरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेओ वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? विकल्प नंबर 1 है उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूल करना। विकल्प नंबर 2 है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना। विकल्प नंबर 3 है जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। विकल्प नंबर 4 है बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के विचार के अनुसार विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का सही तरीका उन्हें जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना है। वाइगोत्स्की ने अपने समीपस्थ विकास सिद्धांत के द्वारा सहारा देना या पाठ देना की अवधारणा प्रस्तुत की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेओ वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? विकल्प नंबर 1 है कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर। विकल्प नंबर 2 है सहयोगात्मक अधिगम। विकल्प नंबर 3 है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। विकल्प नंबर 4 है मानकीकृत पाठ्यक्रम। सही विकल्प बताइए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। लेओ वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है, जिसमें शिक्षार्थी अपने वयस्क साथी या अध्यापक के सहयोग से जानकारी एकत्र करते हैं और फिर उसी जानकारी का उपयोग अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? विकल्प नंबर 1 है ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। विकल्प नंबर 2 ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। विकल्प नंबर 3 केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम। विकल्प नंबर 4 स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। चलिए, एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना को प्रस्तावित किया, जिसमें प्रायोगिक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम पर बल दिया गया, जिससे छात्रों को उनके वातावरण को अपनाने और सीखने के लिए परस्पर क्रिया करनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा दर्शन में बताया गया है कि शिक्षकों को बच्चों को रटने पर निर्भर होने के बजाय कैसे सोचना है यह सिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? विकल्प है भाषाई। विकल्प नंबर 2 है संगीतीय। विकल्प नंबर 3 है स्थानिक। विकल्प नंबर 4 है अंतर्वैयक्तिक। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 स्थानिक। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है।
हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह स्थानिक बुद्धि दर्शाती है। स्थानिक बहुबुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत का एक क्षेत्र है जो स्थानिक निर्णय और मन की आंखों से कल्पना करने की क्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है? विकल्प नंबर 1 है भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर 2 है जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। विकल्प नंबर 3 भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। विकल्प नंबर 4 है भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ रही है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन दर्शाता है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्यों को संशोधित करते हैं। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भाषा के प्रभाव पर बल दिया। उनके अनुसार भाषा उच्च मानसिक कार्यों के विकास को सुसाधित करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है जेंडर डॉट डॉट। विकल्प नंबर 1 है एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। विकल्प नंबर 2 है गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। विकल्प नंबर 3 एक जन्मजात जैविक गुण है। विकल्प नंबर 4 समाजीकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। विभिन्न कार्यों को एक विशेष लिंग से जोड़ देना। सामान्यतः यह माना जाता है कि घर के सभी कार्य महिलाओं के हैं। उस कार्य को पुरुष नहीं कर सकते या घर के बाहर का कार्य केवल पुरुष एवं लड़के कर सकते हैं, महिलाएं नहीं। ये जेंडर की रूढ़वादी धारणाएं हैं जो सामाजिक संरचना द्वारा आकृति प्राप्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन विकल्प नंबर 1 है सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। विकल्प नंबर 2 सही है क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। विकल्प नंबर 3 है गलत है क्योंकि इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। विकल्प नंबर 4 है गलत है क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विभिन्न सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? विकल्प नंबर 1 है संदर्भित। विकल्प नंबर 2 है मानकीकृत। विकल्प नंबर 3 है मानदंड संदर्भित। विकल्प नंबर 4 है अध्यापक अभिमुखी। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 संदर्भित। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। मूल्यांकन से पता चलता है कि सीखने वालों के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया गया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? विकल्प नंबर 1 है बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। विकल्प नंबर 2 है किसी समस्या को दर्शाने के अपसारी तरीके को प्रोत्साहित करना। विकल्प नंबर 3 है प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत
करना। विकल्प नंबर 4 है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक अध्यापिका द्वारा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। सृजनात्मक सोच किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबद्ध किसी समस्या का समाधान नवीन ढंग से निकालने, किसी विशिष्ट में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। विकल्प नंबर 1 अनम्य पाठ्यक्रम, विकल्प नंबर 2 परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, विकल्प नंबर 3 उचित समायोजन, विकल्प नंबर 4 है अगम्य या दुर्गम इमारती संरचना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 है उचित समायोजन। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। वंचित से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु उचित समायोजन जरूरी है। उचित समायोजन एक ऐसा विचार है जो समानता को बढ़ावा देता है तथा वंचित वर्ग के वयस्कों को समान अधिकार देते हुए उन्हें अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है और वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को भेदभाव से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। विकल्प है समता नंबर 1, विकल्प नंबर 2 है समानता, विकल्प नंबर 3 है अलगाव, विकल्प नंबर 4 है पक्षपात। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 समता। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। समता के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। समता का सिद्धांत समावेशी शिक्षा का मुख्य गुण है जहां सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और समान अवसर प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। विकल्प नंबर 1 है उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, विकल्प नंबर 2 है बहुत सचेत होना, विकल्प नंबर 3 है लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, विकल्प नंबर 4 है आकुल होना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 आकुल होना। क्वेश्चन नंबर 18 का व्याख्या देखते हैं। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में साधारणतया आकुल होने जैसे अभिलक्षण पाए जाते हैं। आकुल का अर्थ होता है जो स्थिर न रहते हुए चंचलता पूर्ण काम करे या चंचल चित्र वाला हो। क्वेश्चन नंबर 19 है सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। विकल्प नंबर 1 वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, विकल्प नंबर 2 वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, विकल्प नंबर 3 वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, विकल्प नंबर 4 है उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। सृजनात्मक विद्यार्थी नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। ऐसे बच्चों में मौलिकता के तत्व पाए जाते हैं। उनमें स्वतंत्रता के प्रति स्वतंत्र निर्णयन क्षमता, समस्या का नवीन ढंग से समाधान एवं स्वायत्तता आदि गुण पाए जाते हैं। रचनात्मक छात्रों में नए और सार्थक विचारों को बनाने के लिए कल्पना और महत्वपूर्ण तर्क का उपयोग करने की क्षमता होती है। रचनात्मक छात्रों में कुछ बनने या उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है? विकल्प नंबर 1, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। विकल्प नंबर 2 है सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन। विकल्प नंबर 3 है संज्ञानात्मक नम्यता। विकल्प नंबर 4 अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। सामान्यता स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में व्यापक तथ्यात्मक जानकारी को प्रतिधारण करने की सामर्थ्य होती है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। ऑटिज्म एक विकास संबंधी समस्या है जिससे पीड़ित व्यक्ति को बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज में मेलजोल बनाने में परेशानी आती है। डायग्नोसिस और इंटरवेंशन ट्रीटमेंट सर्विसेज की सहायता से स्वालीनता विकार से ग्रसित लोगों को सामाजिक व्यवहार और नए कौशल सीखने में सहायता मिलती है जिससे वे अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? विकल्प नंबर 1 है दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए। विकल्प नंबर 2 विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए। विकल्प नंबर 3 व्यवहार के अनुकूलन के लिए। विकल्प नंबर 4 है पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने पर बल देना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों को विषय वस्तु को सही प्रकार से समझने में सहायता मिलती है तथा वास्तविक जीवन में इसका लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? विकल्प नंबर 1 है खोजी अधिगम। विकल्प नंबर 2 है सहयोगात्मक अधिगम। विकल्प नंबर 3 है सहज अनुमान लगाना। विकल्प नंबर 4 है निष्क्रिय नकल। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, निष्क्रिय नकल। इसकी व्याख्या करते हैं। निष्क्रिय नकल उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निष्क्रिय नकल की रणनीति से बचना चाहिए, जबकि खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान एवं करके सीखना आदि उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन करने की योग्यता के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन ए किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। तर्क है आर, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जबकि विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सही विकल्प चुनिए। विकल्प नंबर 1 है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 2 है आर और ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प नंबर 3 है ए सही है किंतु आर गलत है। विकल्प नंबर 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। सही विकल्प क्या है बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। यह कथन सत्य है, जबकि अधिगम अधिक तब बिल्कुल भी नहीं होता है जब प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम की प्रकृति ... और है।
विकल्प नंबर 1 है सक्रिय सामाजिक, विकल्प नंबर 2 है निष्क्रिय सामाजिक, विकल्प नंबर 3 सक्रिय व्यक्तिगत, विकल्प नंबर 4 है निष्क्रिय व्यक्तिगत। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 सक्रिय सामाजिक। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है। सामाजिक अधिगम अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत है। दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उससे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम व्यक्तिगत अधिगम या समूह अधिगम की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होता है। इसके द्वारा ही अभिवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं? विकल्प नंबर 1 है, विकल्प नहीं है, ए है स्मृति सहायक विधियां, बी है अन्वेषण, सी है प्रकार्यात्मक स्थिरता, डी है कलन विधि। अब कूट है, कूट में विकल्प नंबर 1 है ए बी सी, विकल्प नंबर 2 है बी सी डी, विकल्प नंबर 3 है ए सी डी, विकल्प नंबर 4 है ए बी डी। सही विकल्प क्या है बताइए। सही विकल्प है 4 ए बी डी। इसकी हम व्याख्या करते हैं। स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण और कलन विधि ऐसी युक्तियां हैं जो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। समस्या समाधान एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान अथवा निवारण हेतु प्रयत्न करते हैं तथा छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं या दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक सीखे गए प्रत्यय को उच्च स्तरीय अधिनियम के रूप में विकसित किया जाता है, उसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन ए, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वे विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। तर्क है आर, भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। सही विकल्प चुनिए। विकल्प नंबर 1 है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 2 है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प नंबर 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प नंबर 4 है ए और आर दोनों गलत हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करें, चाहे वे विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो, क्योंकि भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प नंबर 1 है उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है। विकल्प नंबर 2 है संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। विकल्प नंबर 3 है निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है। विकल्प नंबर 4 है शर्मिंदगी अभिकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में कथन 2 सही है क्योंकि संवेग एवं संज्ञान संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? विकल्प नंबर 1 महारत उन्मुखी, विकल्प नंबर 2 प्रदर्शन उन्मुखी, विकल्प नंबर 3 है असफलता स्वीकृत, विकल्प नंबर 4 है सफलता परिहार। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 महारत उन्मुखी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थियों को महारत उन्मुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए क्योंकि ये लक्ष्य क्षमता के मानक स्तर को प्राप्त करने
पर केंद्रित हैं और मुख्य ध्यान आत्म सुधार एवं किसी कार्य पर महारत हासिल करने पर हैं। इन लक्ष्यों को नए कौशल में महारत हासिल करने, बढ़ी हुई समझ प्राप्त करने और क्षमता में सुधार पर केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। महारत हासिल करने वाले छात्र सफलता को सुधार और अधिगम के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विकल्प नंबर 1 है विचारा विशेष संकल्पना मानचित्रण। विकल्प नंबर 2 है निष्क्रिय नकल अनुसंधान। विकल्प नंबर 3 है चर्चा समालोचनात्मक चिंतन। विकल्प नंबर 4 स्कीमा सक्रियता अधिगम आसक्तता। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है 4 स्कीमा सक्रियता अधिगम आसक्तता। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि अधिगम आसक्तता नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। विकल्प नंबर 1 परीक्षा केंद्रित। विकल्प नंबर 2 अध्यापक केंद्रित। विकल्प नंबर 3 है अधिगमकर्ता केंद्रित। विकल्प नंबर 4 बहिष्कार केंद्रित। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 है अधिगमकर्ता केंद्रित। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 औपचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर बल देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें।